हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो हमारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तीसरी यूनिट चल रही है, आज उसके 14वें नंबर के लेक्चर में मैं बात करूंगा अधिकतम बहुलकता का नियम या हुंड का प्रथम नियम। ठीक है ना, रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, क्या नहीं होता, आज के इस लेक्चर में बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं इस यूनिट का मतलब जो अपनी तीसरी यूनिट है उसका लास्ट एंड फाइनल लेक्चर है। ठीक है ना, इसके बाद ये यूनिट अपनी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा वो एक नई यूनिट के साथ होगा और वो होगा अपनी चौथी यूनिट। आ गई आप लोगों को समझ में। ये तीसरी यूनिट आज अपनी कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी आज के इसमें। ये दो, एक तो हुंड का प्रथम नियम है और एक हुंड का द्वितीय नियम है। इन दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना, इनको एक्सप्लेन करने के साथ ही यूनिट खत्म हो जाएगी। फिर उसकी कुछ प्रॉब्लमों को बता दूंगा कि भाई इस यूनिट से 2020 में कैसे क्वेश्चन आए थे, 19 में कैसे आए थे, 18 में कैसे आए थे, 17 में कैसे आए थे, 16 में कैसे आए थे, 15 में कैसे आए थे। ठीक है, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ यार यूनिट सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, इस यूनिट के कंप्लीट होने के साथ आपकी कितनी यूनिट हो जाएंगे? 3। देखो मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों से, यूनिट फर्स्ट में करवा चुका हूं, यूनिट थर्ड मेरी अब हो चुकी है और यूनिट जो सेकंड है उसके 2 या 3 लेक्चर बच रहे हैं। मैक्सिमम 2 या 3 लेक्चर बच रहे हैं। 15 लेक्चर वहां पर पड़े हुए हैं या अपने चैनल पर। ठीक है ना, यूट्यूब चैनल पर 15 लेक्चर पड़े हुए हैं, तो वहां पर आप लोग क्लियर कर लेना। बच्चे कुछ उसके 2 या 3 लेक्चर होंगे, 2-3 लेक्चर में वो यूनिट सेकंड भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप तो ये मान के चलो कि इसकी कितनी यूनिट बच रही है? 2। एक तो चौथी यूनिट और एक 5वीं यूनिट। तो वो चौथी और 5वीं यूनिट भी हमारी बहुत बढ़िया तरीका से हो जाएगी। ठीक है ना, आज के इस लेक्चर में हम किसको कंप्लीट कर लेते हैं? यूनिट नंबर 3 को। ठीक है, तो मैं टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से उठा रहा हूं। देखो ध्यान से समझना, यहां पर एक शब्द की बात होगी अधिकतम बहुलकता का नियम या हुंड का प्रथम नियम, मतलब रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो देखो मैं आप लोगों के लिए एक बात बता देता हूं। इधर देखो, अधिकतम बहुलकता और चक्रण बहुलकता, यहां पर 2 शब्दों की बात होगी, अधिकतम बहुलकता और चक्रण बहुलकता। मतलब मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक ही बात है। ठीक है ना, अधिकतम बहुलकता बोल दो या चक्रण बहुलकता बोल दो, मतलब मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोल दो या स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोल दो, एक ही बात है। ठीक है ना, मैं इसका पहले रिलेशन लिख देता हूं स्थायित्व के, फिर स्थायित्व के साथ स्टेबिलिटी के साथ, उसके बाद में फिर इस रूल के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं अधिकतम बहुलकता। देखो ध्यान से समझते चलने आप लोग, अधिकतम बहुलकता मतलब मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अधिकतम बहुलकता मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी या चक्रण बहुलकता स्पिन मल्टीप्लिसिटी या चक्रण बहुलकता, अधिकतम बहुलकता या चक्रण बहुलकता मतलब मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा? स्थायित्व के मतलब स्टेबिलिटी के। ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा? स्टेबिलिटी के। ठीक है ना, ये तो मैंने इसका रिलेशन लिख दिया। अभी मैं रूल को बोलूंगा। अब ये अधिकतम बहुलकता या चक्रण बहुलकता क्या होती है इसके बारे में मैं अभी डिस्कशन करूंगा। अभी तो सिर्फ आप लोगों को सिर्फ इतना मतलब रखना है कि अधिकतम बहुलकता और चक्रण बहुलकता एक ही बात है। इसको इंग्लिश में मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं और इसको इंग्लिश में स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले आप लोग सुन लो, यहां पर मैं इंग्लिश के वर्ड यूज करूंगा, आप लोग सुन लो ध्यान से। आप लोगों के लिए मैंने हिंदी लिख दी, एक बार फिर सुन लो। मैं यहां पर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी या स्पिन मल्टीप्लिसिटी वर्ड यूज करूंगा, बार बार मैं नहीं बोलूंगा अधिकतम बहुलकता चक्रण बहुलकता, अधिकतम बहुलकता चक्रण बहुलकता। इसलिए आप लोग सुन लो, इसको बोलते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और इसको बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, एक ही बात है। ठीक है ना, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोल दो या स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोल दो। वैसे ज्यादा फेमस वर्ड कौन है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ज्यादातर जो बुकों में ज्यादा यूज करते हैं वो हम किसको यूज करते हैं? स्पिन मल्टीप्लिसिटी को। ठीक है ना, तो हम ज्यादातर वर्ड जो यूज करूंगा मैं वो क्या करूंगा? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। बाकी का कंफ्यूज मत हो ना। ये जो आपकी अधिकतम बहुलकता और चक्रण बहुलकता या मतलब मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक ही बात है। इसका रिलेशन स्टेबिलिटी से क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती। मतलब आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी तो आपकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, या मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी तो आपकी ये जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी आप लोगों की। ठीक है ना, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी और स्टेबिलिटी का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक रिलेशन तो ये है। और दूसरा रिलेशन क्या है कि हम खूब जानते हैं कि स्थायित्व का स्टेबिलिटी का रिलेशन एनर्जी से क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, आप लोग खूब जानते हो कि स्थायित्व स्टेबिलिटी का जो रिलेशन होता है वो एनर्जी से, ऊर्जा से क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है, या ऐसे बोल दो जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। ये रिलेशन तो हम बहुत दिनों से जानते हैं, 12th क्लास 11th क्लास से जानते हैं कि स्टेबिलिटी का रिलेशन एनर्जी से क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का रिलेशन स्टेबिलिटी से क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो एक हुंड नाम का साइंटिस्ट था, हुंड नाम के साइंटिस्ट ने क्या बात बोली थी? ध्यान से समझने देखो,
अधिकतम बहुलकता का नियम या मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के रूल को हम हुंड का प्रथम नियम बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ हुंड। ठीक है ना, हुंड का कौन सा नियम बोलते हैं? प्रथम नियम बोलते हैं। तो उसने क्या बात बताई थी? उसने ये बात बताई थी हुंड ने अपने प्रथम नियम में कि जिस टर्म की, देखो ध्यान से समझना, टर्म सिंबल मैंने आपको निकालना बताया लेक्चर नंबर 7 में, देखना यहां पर दोबारा डिस्कशन करूंगा मैं टर्म सिंबल का। अभी मैं दोबारा डिस्कशन करूंगा टर्म सिंबल, पद प्रतीक, हिंदी में क्या बोलते हैं? पद प्रतीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्म सिंबल। ठीक है ना, ये टर्म सिंबल पद प्रतीक क्या होता है एक बार फिर डिस्कशन कर लूंगा। ठीक है ना, पहले मैं रूल को बोल देता हूं। तो उसने क्या बात बोली थी हुंड ने अपने फर्स्ट रूल में? उसने ये बात बोली थी कि जिस टर्म की, जिस पद की स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एक बार फिर सुनना, उसने क्या बात बोली थी कि जिस टर्म की स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जिस टर्म की स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो वो ग्राउंड स्टेट की ओर जाएगा, निम्नतम अवस्था की ओर जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब निम्नतम अवस्था की ओर जाते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होती है? कम। और अगर कॉमन सी बात, अगर एनर्जी कम होगी तभी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मेरी बात आप लोग समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? एक बार फिर बता देता हूं, हुंड ने अपने प्रथम नियम में क्या बात बोली थी? उसने ये बोली थी कि किसी भी पद की, कोई भी टर्म की अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। अगर उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। और अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो वो अवस्था निम्नतम अवस्था को प्राप्त करेगी, वो टर्म या पद आपका निम्नतम अवस्था को प्राप्त करेगा, ग्राउंड स्टेट को। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, एक तो होती है हमारी कौन? ग्राउंड स्टेट, नीचे वाली, और एक होती है हमारी ऊपर वाली। तो हम जानते हैं कि एनर्जी नीचे वाले की क्या होती है? नीचे वाले की, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कम होती है। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कम होगी तभी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी? कम। और कम एनर्जी वाली हम जानते हैं कौन सी अवस्था होती है? ग्राउंड स्टेट, निम्नतम अवस्था। और वो अधिक एनर्जी वाली कौन सी होती है? उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट बोलते हो। अरे भाई हम ऐसे ही तो लिखते थे, जैसे हम डी ट्रांजिशन शो करते थे तब भी हम इसको निम्नतम अवस्था बोलते हैं, जिसको T2G ऑर्बिटल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते थे? EG ऑर्बिटल। तो जो नीचे वाली ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी क्या होती है? कम, इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। ठीक है ना, तो एक बार फिर बता देता हूं, फिर उसके बाद इसकी कुछ टर्मों के बारे में डिस्कशन करूंगा कि आखिरकार टर्म का मतलब क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है। ठीक है ना, एक बार रूल को फिर बोल देता हूं। उसने क्या बात बोली थी हुंड ने ये बात बोली थी कि जिस टर्म की स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो ग्राउंड स्टेट, निम्नतम अवस्था को प्राप्त करेगा। क्योंकि निम्नतम अवस्था को प्राप्त करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो कॉमन सी बात है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। क्योंकि हम जानते हैं कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का रिलेशन स्टेबिलिटी के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? चलो ठीक है, ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। उसने जो रूल बोला था वो तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जिसकी टर्म ज्यादा होगी, वो जिस टर्म की स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और वो निम्नतम अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट को प्राप्त करेगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आपका अगला क्वेश्चन ये कि ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई, हुंड ने जो बात बोली थी वो तो समझ में आ गई, लेकिन सर ये जो वर्ड यूज कर रहे हो ना आप, चलो टर्म सिंबल भी आपने पहले बता दी, लेकिन एक वर्ड यूज किया सर आपने यहाँ पर, चक्रण बहुलकता, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। सर ये चक्रण बहुलकता क्या होती है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी या चक्रण बहुलकता मैं किसके लिए यूज कर रहा था। देखो सुनो, जब मैंने आप लोगों के लिए D1 और D9 का ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम बताया था, ध्यान से समझना बोर्ड पे, ठीक है ना, D1 और D9 का ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम बताया था, तो मैंने टर्म सिंबल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पद प्रतीक, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने। टर्म सिंबल या पद प्रतीक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? L+1। ठीक है ना, क्या बताया था? L+1। और ये N किसको शो करता था? A युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूं आप लोग सामने। एक तो मैंने ले लिया यहाँ पर P3, ठीक है ना, और एक ले लिया मैंने आप लोगों के लिए P4। ठीक है ना, तो ये तो कौन हो गई आपकी टर्म, ये तो कौन हो गई आपकी टर्म जिसको पद बोल रहे हैं, और जो ऊपर संख्या शो कर रही है इसी को हम बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी या मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, या हिंदी वाले हो चक्रण बहुलकता या अधिकतम बहुलकता। एक बार फिर सुन लेना, जो मैं बोल रहा हूं ना पद प्रतीक, तो टर्म जिसके लिए यूज किया ना हुंड ने टर्म तो इनके लिए यूज किया, जो भी ऑर्बिटल होगी उसके लिए टर्म यूज किया उसने, कि भाई आपकी कौन सी टर्म है? S है, P है, D है, F है, कौन सी टर्म है आपकी? ठीक है ना, और जो ये ऊपर संख्या शो कर रही है ना 3, 4, 5, 6, क्योंकि P के अंदर 6 भर सकते, 6 से ज्यादा तो हो नहीं सकती आप लोगों की। ठीक है, 1 से 6 तक भर सकते हैं हम लोग P के अंदर। ठीक है ना, तो ये तो कर रही है टर्म को, पद को शो कर रही है, और ये ऊपर जो संख्या लिखी हुई है इसी को हम बोलते हैं चक्रण बहुलकता, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी,
ये वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये कौन है, आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का रिलेशन स्टेबिलिटी से क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपाती। तो मुझे एक बात बताओ यार, मैं एक तो P3 टर्म है और एक कौन है P4 टर्म, और हम दोनों, अब दोनों के अंदर हमें स्टेबिलिटी देखनी है, तो हमें ये कैसे पता लगाए कि भाई किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? तो कॉमन सी बात है, हुंड के रूल को फॉलो कर लो। हुंड के रूल के अकॉर्डिंग जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो देखो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3, और इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 4। तो कॉमन सी बात है, जो आप लोगों की P4 टर्म है वो ज्यादा स्टेबल होगी कंपेयर टू किसके, P3 टर्म के। इसका मतलब ये P4 टर्म ज्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू P3 टर्म के। कौन से रूल के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी या हुंड के प्रथम रूल के अकॉर्डिंग। क्यों होती है? क्योंकि आप लोगों को पता है इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होती है, और हम जानते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी का रिलेशन स्टेबिलिटी से क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? इसलिए एक एग्जांपल जो मैं नोट्सों के अंदर भी मेंशन कर रखा है, मैंने क्या बात बोली है कि P3 और P4 दोनों टर्मों के अंदर हमें स्टेबिलिटी देखनी है कि भाई P3 की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, P4 की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर ये भी P है, टर्म इसकी भी P है और टर्म इसकी भी P है, तो यहां पर तो स्टेबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा क्योंकि दोनों की टर्म सेम है। लेकिन जब हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेक करते हैं दोनों की, तो इसकी तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है, 3, और इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है, 4। और ऊपर मैंने क्या लिख रखा है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का रिलेशन स्टेबिलिटी से क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब समानुपाती होगा। समानुपाती होगा तो कॉमन सी बात है, जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसलिए जो आपका P4 टर्म है वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू P3 टर्म के। P4 टर्म की स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? ये आपका हुंड का प्रथम नियम था, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी या स्पिन मल्टीप्लिसिटी या अधिकतम बहुलकता बोल सकते हो हिंदी में, या इसको चक्रण बहुलकता बोल सकते हो। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई? एक बार फिर बता देता हूं भैया, लास्ट में मैंने क्या बात बोली है, क्या हुंड ने अपने रूल में क्या बात बोली थी, क्या जिस टर्म की, जिस पद की स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये तो आपकी टर्म है और ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, जिस पद की स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और वो निम्नतम अवस्था को प्राप्त करेगा, ग्राउंड स्टेट को प्राप्त करेगा। क्योंकि ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो कॉमन सी बात है, अगर ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी का रिलेशन स्टेबिलिटी से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। तो पहले तो ये बात बता भैया, बात आप लोगों को समझ में आ गई? ये था आपका हुंड का प्रथम नियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं हुंड के दूसरे नियम की बात कर लेता हूं। ये तो फर्स्ट लॉ था उसका, अब दूसरे नियम की बात करता हूं, ठीक है। तो अब ये तो हो गया अपना कंप्लीट। अब मैं दूसरे नियम की बात कर लेता हूं, हुंड का द्वितीय नियम, ठीक है। दूसरे रूल की बात करते हैं, हुंड का द्वितीय नियम। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, हुंड का द्वितीय नियम, हुंड का द्वितीय नियम मतलब सेकंड लॉ ऑफ हुंड, ठीक है ना। हुंड का द्वितीय नियम, इसको मिटा देता हूं, प्रथम नियम को, और रिलेशन को तो लिखे लेने दो। एनर्जी का रिलेशन स्टेबिलिटी से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। हुंड के द्वितीय नियम, तो चलो ठीक है, समझ लो कि हुंड ने अपने द्वितीय नियम में क्या बोली थी। तो उसने ये बात बोली थी, हुंड ने, देखो ध्यान से समझना, हुंड ने अपने द्वितीय नियम में सेकंड लॉ में क्या बात बोली थी। उसने ये बात बोली थी कि माना किसी टर्म के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान समान हुआ। चलो देखो फर्स्ट लॉ में तो उसने बोल दी कि जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर किसी के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान समान हुआ तो फिर स्टेबिलिटी कैसे देखोगे। तो उसने ये बात बोली थी सेकंड लॉ में, क्या यदि किसी पद के लिए, यदि किसी टर्म के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान या चक्र बहुलकता का मान समान हुआ, या मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अधिकतम बहुलकता का मान अगर समान हुआ, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, एल का मान। जिसके लिए एल का मान ज्यादा होगा वो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एक बार फिर सुन लेना, सेकंड लॉ में उसने क्या बात बोली थी कि यदि किसी पद के लिए, यदि किसी टर्म के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान समान हुआ तो उसके लिए एल की वैल्यू देखते हैं। जिसकी एल की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो ग्राउंड स्टेट को प्राप्त करेगा, निम्नतम अवस्था को प्राप्त करेगा। क्योंकि निम्नतम अवस्था में जाने पर उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि निम्नतम अवस्था में उसकी एनर्जी क्या होती है, कम। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? एक बार फिर बताते हैं, द्वितीय नियम में उसने क्या बोली थी सेकंड लॉ में,
उसने द्वितीय नियम में ये बात बोली थी कि यदि किसी टर्म के लिए या पद के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान समान हुआ तो उसके लिए एल का मान देखते हैं। जिसका एल का मान ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और वो निम्नतम अवस्था को प्राप्त करेगा, मतलब ग्राउंड स्टेट को प्राप्त करेगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने एक एग्जांपल शो कर रहा हूं, देखो ध्यान से समझने। एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक तो ले लिया मैंने P3 और एक ले लिया मैंने F3, ठीक है ना। यहां पर इसकी टर्म कौन सी है P और यहां पर इसकी टर्म कौन सी है F। इसकी भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है 3 और इसकी भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है 3। तो एक बात बताओ यार, यहां पर तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी दोनों के लिए सेम है, तब उन्होंने क्या बात बोली है कि उनके लिए एल के मान देखो, जिसका एल का मान ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि पी के लिए एल का मान कितना होता है 1। अरे भाई आप लोगों को खूब पढ़ा रखा मैंने, एस पी डी एफ, एल की वैल्यू उसके लिए 0 1 2 3। इसका मतलब पी के लिए कितनी होती है 1 और एफ के लिए कितनी होती है 3। एल की वैल्यू पी के लिए कितनी होती है 1 और आप लोगों को पता है एल की वैल्यू एफ के लिए कितनी होती है 3, ठीक है ना। ये रही पी की वैल्यू, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 1 और एफ के लिए कितनी होती है 3। ये चीजें हम पहले से ही जानते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों की स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है तो हमने क्या चेक किया, एल का मान किसका ज्यादा है, F3 टर्म का एल का मान ज्यादा है। इसका मतलब जो आपकी F3 टर्म है वो ज्यादा स्टेबल होगी कंपेयर टू P3 टर्म की। क्यों? क्योंकि एल का मान F3 के लिए कितना निकला है 3 और पी के लिए कितना निकला है 1। और हमने क्या बात बोली है कि अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसी की सेम हुई तो उसके लिए एल का मान देखते हैं, जिसका एल का मान ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा और वो निम्नतम अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट को प्राप्त करेगा। इसका मतलब ये जो आपकी F3 टर्म है वो ज्यादा स्टेबल होगी कंपेयर टू P3 टर्म के। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि आप लोगों को पता है टर्म स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो दोनों की सेम है, लेकिन एल का मान किसके लिए ज्यादा होता है, एफ के लिए ज्यादा होता है। एफ के लिए कितना होता है 3 और पी के लिए कितना होता है 1। और हमारा रूल क्या बोल रहा है, हमारा रूल ये बोल रहा है कि अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी समान हुई तो एल का मान देखते हैं, जिसका एल का मान ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और वो कौन सी अवस्था को प्राप्त करेगा, निम्नतम अवस्था को मतलब ग्राउंड स्टेट को। बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, ये आपका फाइनल टॉपिक था जिसमें हमने दो चीजों का डिस्कशन किया, हुंड का प्रथम नियम और हुंड का द्वितीय नियम। प्रथम नियम में हमने क्या बात बोली थी कि जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और वो निम्नतम अवस्था को प्राप्त करेगा। दूसरे नियम में क्या बोली है कि अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी समान हुई तो एल का मान देखते हैं, जिसके लिए एल का मान ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। और जिसके लिए एल का मान कम होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। सीधा सा सिंपल सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हुंड के दो नियम थे, हुंड का प्रथम नियम और हुंड का द्वितीय नियम, ठीक है ना। अब एक टॉपिक और है जो मैंने आपको डीडी ट्रांजिस्टर में समझा रखा है, वो यहां पर दे रखा है, ठीक है ना। तो ये दो जगह दे रखा है आप लोगों को ये टॉपिक, एक तो हमारी यूनिट सेकंड में दे रखा है और एक यूनिट थर्ड में दे रखा है। तो मैं अभी टॉपिक का लिख देता हूं और यहां पर ये डिस्कशन कर लेता हूं कि इसका डिस्कशन हम लोगों ने कहां पर कर रखा है, यूनिट सेकंड में डीडी ट्रांजिस्टर में। किसमें डिस्कशन कर रखा है, यूनिट सेकंड डीडी ट्रांजिस्टर के अंदर, ठीक है। पहले मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं, उसके बाद डिस्कशन कर लेता हूं उसका, ठीक है ना। क्या इसका डिस्कशन हमने कहां पर कर रखा है, यूनिट सेकंड में, और वो भी कहां पर, डीडी ट्रांजिस्टर में। चलो ठीक है, देख लो। टॉपिक का नाम है आपका TiH2 का होल 6 प्लस के 3 संकुल आयन का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, संकुल आयन का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। वही इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम मतलब किसकी बात कर रहा है, डीडी ट्रांजिस्टर की। इधर देख लो, इधर ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम मतलब किसकी बात कर रहा है, डीडी ट्रांजिस्टर की। तो ये वाला एग्जांपल लेकर मैंने डीडी ट्रांजिस्टर को यूनिट सेकंड में समझा रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। वहां पर सीएफटी की एप्लीकेशन थी, सीएफटी के एप्लीकेशन में ये मैंने बहुत बढ़िया तरीका से करवा रखा है, कलर प्रॉपर्टीज में। किसमें करवा रखा है, कलर प्रॉपर्टीज में, रंग गुण बोलते हो जिसको आप लोग। बात मेरी समझ में आ गई ना। तो मैं यहां पर ऐसे लिख दूं कि इसका डिस्कशन हम लोग कहां पर कर चुके हैं, यूनिट सेकंड में। कौन से टॉपिक में, डीडी ट्रांजिस्टर में, मतलब डीडी संक्रमण में। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई है नहीं है? यूनिट सेकंड में इस टॉपिक का डिस्कशन कर चुके हैं डीडी संक्रमण में, और ये टॉपिक का मतलब यही है कि आप डीडी ट्रांजिस्टर को एक्सप्लेन कर दो इस एग्जांपल को लेकर, ठीक है ना। आराम से देख लेना, इसके बारे में हमारा पहला डिस्कशन हो चुका है, ठीक है ना। और इस टॉपिक के साथ ही अपनी यूनिट बिल्कुल खत्म हो जाती है।